नमस्कार, स्वागत है आपका। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नशे के खिलाफ देश में जारी नशा मुक्त भारत अभियान अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों से शुरू हुआ ये अभियान अगस्त 2023 में देश के सभी जिलों तक पहुंचा। सरकार के मुताबिक अभियान अब तक 29 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। इनमें 11 करोड़ से ज्यादा युवा और 7 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। लेकिन इस पूरी मुहिम के सामने एक बड़ी चुनौती ऐसी भी है जो लगातार अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश करती है, नशीले पदार्थों की तस्करी। सवाल यह है कि जब एक तरफ सरकार युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जागरूक कर रही है, तो दूसरी तरफ नशे की सप्लाई आखिर कैसे और कहां से पहुंच रही है। क्या सिर्फ जागरूकता से नशे की मांग कम की जा सकती है? जब बाजार में नशीले पदार्थों की उपलब्धता बनी रहे, नशे की तस्करी का नेटवर्क अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। अलग अलग रास्तों और माध्यमों से नशीले पदार्थों की सप्लाई की कोशिशें की जाती है। खासतौर पर युवाओं को इस नेटवर्क का आसान निशाना बनाने की कोशिश होती है। यही वजह है कि नशा मुक्ति के साथ साथ सप्लाई चेन और तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई भी बेहद जरूरी हो जाती है। सरकार की ओर से एक तरफ जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून लागू करने वाली एजेंसियां नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। लेकिन सवाल फिर वही, क्या नशे की मांग कम करने के साथ उसकी सप्लाई पर भी उतनी ही मजबूती से रोक लग रही है? क्या स्कूल कॉलेजों में जागरूकता और सीमाओं पर सख्ती दोनों मिलकर नशे के नेटवर्क को कमजोर कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, नशे के कारोबार में युवाओं को फंसने से बचाने के लिए समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? इसी को देखते 15 अगस्त 2026 में शुरू हुआ 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान इसी व्यापक सोच के साथ युवाओं और परिवारों को जोड़ रहा है। नुक्कड़ नाटक, खेलकूद, मैराथन, योग और ध्यान जैसे कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नशा छोड़ने की अपील तक सीमित नहीं है। मांग कम करनी होगी, सप्लाई रोकनी होगी और युवाओं को मजबूत विकल्प देने होंगे, तभी बनेगा नशा मुक्त विकसित भारत। और इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक तरफ नशा मुक्ति अभियान के चलते जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है, युवाओं से अपील की जा रही है, कई तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, चाहे मैराथन की बात हो, योग के जरिए हो, ध्यान के जरिए, अलग अलग अभियान के तहत युवाओं को नशे से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ कानूनी रूप से भी जो सप्लाई चेन है, या ड्रग्स की बात की जाए, अवैध रूप से नशे की बात की जाए, जो सप्लाई होती है उस पर भी शिकंजा कसने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है। और इसी को देखते हुए ये 100 सप्ताह का अभियान शुरू किया गया है। 100 सप्ताह में नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया गया है और इसको लेकर अलग अलग जरिए जन भागीदारी का अभियान ये चलाया जा रहा है। नशे के खिलाफ भारत को तैयार करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि नशा मुक्त युवा तो फिर विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी को देखते हुए लगातार सरकार नई नई रणनीतियों पर काम कर रही है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो वही तस्करों पर, अवैध नशे की तस्करी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। लगातार इस पर अभियान में सरकार ने तेजी ला दी है। ये अभियान 2020 से शुरू हुआ था, कुछ जिलों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके इसे बढ़ाया गया। युवाओं को नशे से बचाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के साथ विकसित भारत बनाने के लिए नशा मुक्त होना भारत का बेहद जरूरी है। और इसी में जन भागीदारी के लिए सरकार हर स्तर पर पुरजोर कोशिश कर रही है, चाहे युवाओं की बात की जाए या बुजुर्गों की बात की जाए, क्योंकि शुरुआत परिवार से होती है। समाज को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर ये परेशानी है तो इसको खत्म करने में चुनौतियां भी कई सारी होंगी। और सरकार ने अगर रोड मैप तैयार किया है तो जिम्मेदारी फिर हर शख्स की बन जाती है, क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प है वो सरकार के साथ साथ हर एक देशवासी का भी होना चाहिए। और खास तौर पर जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो नशा मुक्ति बेहद जरूरी हो जाता है ऐसी परिस्थिति में।
तो नशे को ना कहना है, जिंदगी को हाँ कहना है, क्योंकि आगे जाके विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए नशा मुक्त बेहद जरूरी है। और नशा मुक्त भारत का संकल्प सरकार ले चुकी है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। और ऐसे में हर एक देशवासी की, हर एक युवा की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चीज गलत है तो उसे ना कहना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी प्यारी है, नशा नहीं। और नशे से कितनी सारी परेशानियां होती है, कितने क्राइम्स बढ़ते हैं, फिजिकली कितनी प्रॉब्लम्स होती है, मेंटली किस तरह से नशा लोगों को खत्म करता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से युवाओं को शिकार बनाया जाता है तो फिर सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। और उसी के चलते सरकार की ओर से ये अभियान की शुरुआत की गई है, जन भागीदारी का आह्वान किया जा रहा है, देशवासियों से अपील की जा रही है, युवा शक्ति को आगे आने की बात कही जा रही है, युवाओं को और ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। और ये भी अपील की जा रही है कि लोगों को नशे से दूरी बनाने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाए, अवेयरनेस चलाया जाए, जिस तरीके से नशा मुक्त हो सके वो तरीका अपनाने की बात कही जा रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे भारत के भविष्य के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आरसी कोटवाल, पूर्व एसएसपी कठुआ जिले से है, नशे के खिलाफ जमीनी स्तर पर काम किया है, जम्मू में करीब 3 साल तक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की निगरानी की। जम्मू कठुआ में तैनाती के दौरान उन्होंने नशे और मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए। खास तौर पर पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन और ड्रग्स की तस्करी पर कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ लियाकत अली चौधरी भी जुड़े हुए हैं। साल 2012 से राजौरी पूंछ में नशा विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 13 सालों से करीब 1 लाख युवाओं को इस मुहिम से जोड़ा है। रैली और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, आईटीआई तक अभियान पहुंचाया गया। नशे के खिलाफ जागरूकता पर उन्होंने 5 किताबें भी लिखी। सर, आपका भी स्वागत है इस खास चर्चा में। और हमारे साथ मनोचिकित्सक जो मेंटली किस तरह से नशा युवाओं को प्रभावित करता है, कैसे वो इसकी जद में आते हैं, वो बेहतर तरीके से समझाएंगे। डॉक्टर मोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज को जागरूक करने का काम कर रही है, ऋचा सुद हमारे साथ जुड़ी हुई है। चर्चा की शुरुआत कोटवाल जी, सर आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि लंबे समय से आप इसको लेकर काम कर रहे हैं और सरकार ने भी अब संकल्प ले लिया है 100 दिन में नशा मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि अगर युवा नशा मुक्त होगा तभी भारत विकसित होगा। जी, 100 डेज का एक प्रोग्राम जो है नशा मुक्त का जेएनके में भी ऑनरेबल एलजी सर की डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। और ड्रग एडिक्शन चूंकि ओपिएट्स की या डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन जो है उसका जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा जेएनके के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने में आई हुई है। और जैसे मैं बात करूंगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट या आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, इनमें बहुत सारी जो हीरोइन जो ड्रग है वो अक्रॉस दी एलओसी या बॉर्डर से आती है। और कई बार तो हमने ये देखा है कि बॉर्डर से पाइप्स करके, जैसे पंजाब में और जेएनके में ये आती है, हमने 20 केजी, 10 केजी, बहुत सारी क्वांटिटीज में ये पकड़ी गई है। और इसमें यूथ जो है बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। ओपिएट्स का या जो डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन या जिसको आप हेरोइन बोलते हैं, इसका जो एडिक्शन है, अगर एक बच्चा, एक यूथ 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर इसका यूज कर लेता है तो ही गेट्स एडिक्टेड टू इट। तो इसका एडिक्शन जो है ये बहुत ही एक सीरियस इशू है। बाकी एडिक्शंस में जैसे जेएंडके में आप देखते होंगे कि जो ट्रकर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कुछ लोग पॉपी स्ट्रा जिसको बुकी कहते हैं, उसकी भी एडिक्शन है। बट उसमें जो फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो कम है, उसमें डेथ्स कम होती हैं। आजकल जितनी भी हीरोइन एडिक्शन के जो बच्चे हैं या जो यूथ हैं जो उसमें आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये 15-16 साल से लेके 35-40 की एज तक लोग जो हैं ड्रग एडिक्शन में हमें मिलते हैं। इसमें एनडीपीएस के तहत भी कार्रवाई होती है। इसमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स भी स्पेशली चल रहे हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि जम्मू में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है
जिसको जेएनके पुलिस चला रही है। कुछ बच्चे जो है किवराजती या गलती से इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका रिहैब भी किया जाता है, फैमिलीज को लाया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट के बाकी ऑर्गन्स जो हैं, सिविल डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके पंचायत लेवल पे वहाँ का जो एसडीएम साहब हैं, एडिशनल डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके इसमें काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक इसमें जेएनके पुलिस और बाकी जितने भी एसोसिएटेड इसमें एनजीओज हैं, बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल। लियाकत जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप 5 किताबें लिख चुके हैं इस पर और लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस समय अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में, तो क्या मांग है? क्या ये जो नशा मुक्ति की हम बात कर रहे हैं वो समय के साथ ज्यादा युवा उससे जुड़ गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं बदलाव आया है और आने वाले समय में और ये जो हमारा जो संकल्प है नशा मुक्त का वो पूरा होगा? सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, शायद म्यूट है। जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जब हमने शुरुआत की 12-13 साल आज से कबल, तो उस वक्त नशा के इतने लोग दिखाई नहीं देते थे। हमारे साथ के पढ़ने वाले 2 लड़के, जब उनकी डेथ हो गई और वो उस वक्त मामूली सी जो ये लिक्विड होती थी सिर्फ वो पिया करते थे, तो हमने देखा कि उनकी डेथ हो गई कुछ दिनों में। फिर हमने ये 10-11 से ही मुहिम बनाने का जो है काम शुरू किया, तो हमने देखा उसमें छोटी छोटी चीजें बच्चे लिया करते थे तो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते थे और उनकी भी डेथ हो जाती थी 5-6 साल के अंदर। फिर हमने कुछ लड़कों ने मिलके एक टीम बनाई और ये जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है पहली टीम होगी कि जिसने काम करना शुरू किया। तो फिर जब देखा गया कि ये चिट्टा की तरफ और इन चीजों की तरफ बढ़ रही है और इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जब ये पैडलर लोग जो थे, एक तो एडिक्ट होता है, एक पैडलर होता है, तो जो पैडलर लोग हैं ये पैसे के सिलसिले में जो अमीर घरों के बच्चे थे उनको अपने चुंगल में ला रहे थे, फंसा रहे थे, फिर उनको पहले फ्री में देना, फिर ऐसे कर करके फिर वो चोरियां स्टार्ट कर देते, तो किसी न किसी तरीके से वो नशे में पहुंचते जाते थे। और ये एक लार्ज स्केल पे चला गया था, खासकर चिट्टे का जो नशा था जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसमें हमने एक ही हम क्योंकि करने, पुलिस हमारे साथ थी, सिविल इंतजामिया हमारे साथ था, जबरदस्त कोऑपरेशन उनका रहा है। तो जो भी एसएसपी थी, मुबशर लतीफी साहब थे, जो ये आपने हसीब मुगल साहब थे, इन सभी लोगों ने जबरदस्त ताउन किया। तो हमने एक मूवमेंट शुरू की कि हम इसकी अवेयरनेस करें, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, बच्चों को अवेयर किया जाए कि नशा सिर्फ मौत है और 4 और 5 साल के अंदर जो है नशाखोर की जिंदगी खत्म हो जाती है, इसके सिवा उसके पास कुछ नहीं है। फिर हमने स्कूलों में हर जगह, वो तो आपको मालूम ही है कि हर जगह हमने मूवमेंट चलाई, बच्चों को अवेयर करने की कोशिश की कि इस चीज से दूर रखा जाए। तो यहाँ हमने एक माँ बाप की तरफ एक इशारा किया कि सबसे जरूरी जो है माँ बाप का बनता है, क्योंकि पेरेंट्स हैं इसमें नशा देने के लिए या पैसा देने मुहैया करवाने के लिए, या जो भी बच्चों को सुविधा मिलती थी, वो घर से पैसा होगा तो वो नशा की तरफ जाएंगे। तो उनको जो भी सुविधा, हमने कहा कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें की जाए, पेरेंट्स को अवेयर किया जाए। तो उसमें पेरेंट्स को भी अवेयर किया गया, तो उनको भी इसमें लाया गया। नशा अगेंस्ट जो मूवमेंट थी, जी आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। हाँ, उनको भी लाया गया। फिर अब हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी साहब ने जो मूवमेंट शुरू की, उसने जो है नशाखोर की कमर तोड़ के रख दी है। जो हम 1 लाख बच्चों तक पहुंचे लेकिन अवेयर ही कर पाए, लेकिन जब ये एलजी साहब ने जो मूवमेंट शुरू की, इसमें ऐसा हुआ कि जब इनकी प्रॉपर्टी जो इन्होंने नशे से पैसा कमाया था और वो जब इन्होंने तोड़ना शुरू किया, उसको ठीक है, लगता है नेटवर्क का इशू है। ठीक है, दोबारा जुड़ेंगे। बिल्कुल, हम बात इसी पर कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार अभियान शुरू किया है नशा मुक्त, युवाओं को नशे से दूर रखना, तो दूसरी तरफ कानूनी शिकंजा भी बेहद ज़रूरी है। ऋचा जी, मैं आपके पास आऊँगी। सामाजिक स्तर पर अगर बात की जाए, लंबे समय से आप भी काम कर रही है, हर तबके के लोगों से आपका बातचीत होगी, जानना होगा आपने कैसे युवा किस तरह से इससे प्रेरित हो जाते हैं, कैसे जागरूकता है कि नहीं?
देखिए, जागरूकता के लिए तो आजकल सोशल मीडिया काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मनोवैज्ञानिक स्थिति, प्रेशर, पेरेंट्स का या सोसाइटी का या फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होना। हम अगर मोटे 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 तौर पर सोचें तो नशा 3 तरीके का होता है। सबसे पहला आप देखिए स्मोकिंग, जहाँ से बच्चा शुरू करता है, और उसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आती हैं ड्रग्स। सबसे बड़ी बात है कि हम ये क्यों नहीं जानते कि बच्चा नशे की दिशा में, रीजंस क्या है कि बच्चे को नशा करने की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चा जब नशे की तरफ बढ़ता है वो हार्डली 14, 15 या 16 साल का होता है। तो वो रीजंस क्या है? कहीं पेरेंट्स लैग कर रहे हैं, कहीं स्कूल लैग कर रहे हैं, कहीं पेरेंट्स का प्रेशर लैग कर रहा है, कहीं इम्पेयर्ड विजन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, ओपिनियंस डिस्पेयर्ड है। तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं ये नशे की तरफ लेकर के जाती हैं। जो अगर हम चीज़ें देखें तो अभी जो जेन जी और जेन अल्फा है, इनकी अगर हम बात करें तो जेन जी की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना चाहती है और जेन अल्फा अपना एक सिग्निफिकेंस ढूंढना चाहती है। अब सेटिस्फेक्शन इन बच्चों को कैसे हो, क्योंकि इनके पास तो इनके पेरेंट्स ने इन्हें पैदाइशी सब कुछ दिया है। इनके पेरेंट्स का ये हाल था कि भी जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिल जाए, तो उन्होंने बच्चों को इस तरीके से उनके ग्लास भर दिए कि अब वो स्पिल हो रहे हैं। तो जब स्पिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओवरफ्लो होगा किसी चीज़ का, तो बच्चे के पास सेटिस्फेक्शन का सवाल ही नहीं होता। सेटिस्फेक्शन तब होती है जब एक ज़रूरत को हम फुलफिल करते हैं, ना कि हम भरे हुए ग्लास में और चीज़ें डालते चले जाते हैं। तो जब ये सेटिस्फेक्शन की खोज में निकलते हैं तो ये बच्चे भटक जाते हैं, और भटकाने वाली चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं? सबसे बड़ा कारण है हमारा सिनेमा स्क्रीन, OTT। इसमें इतनी बड़ी स्क्रीन पे सब गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं और नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दी जाती है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा? स्क्रीन का इम्पैक्ट बड़ा होगा या उस छोटी सी लाइन का इम्पैक्ट बड़ा होगा? और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार अभियान चलाने में विश्वास रखती है तो सरकार थोड़ा सा अपना टैक्स का घाटा क्यों नहीं सह लेती है? सबसे पहले वो सिगरेट की फैक्ट्रीज बंद करे, सबसे पहले वो शराब की फैक्ट्रीज बंद करे, तो वहाँ से एक ऑप्शन फिर बचता है ड्रग्स का। तो पुलिस और उन सब के लिए भी ये सब चीज़ डील करना आसान हो जाएगा कि अब हमें सिर्फ एक ही जो ड्रग्स का नशा है सिर्फ उसी तरफ बढ़ना है। सिगरेट और शराब का नशा बंद हो चुका है। हम अभियानों से पहले अपनी कमियों को अगर देख लें, हम अभियानों पे बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। शायद जितना शराब और सिगरेट से टैक्स आता होगा उससे भी कहीं ज़्यादा अभियानों पे पैसा खर्च हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्लस माइनस इकोनॉमिकली भी करके देख लें तो मुझे लगता है कि अगर शराब और सिगरेट की फैक्ट्रीज ही बंद कर दी जाएं तो एक कारण खत्म हो जाएगा, एक विकल्प खत्म हो जाएगा युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए। हम फिर बाकी विकल्पों पे काम कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थितियों पे हम काम कर सकते हैं, पेरेंट्स की हम काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। जब 3 विकल्पों में से एक ही विकल्प बचेगा, ऑप्शन ही जब एक बचेगा, तो हमारे पास काम करने के लिए ज़्यादा वक्त होगा, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे क्योंकि हमारी दिशा एक होगी। अभी हमें 3 दिशाओं में काम करना पड़ता है। तो उस तरीके से अगर सरकार सोचे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी और चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं और हमारे युवाओं को इससे मुक्त किया जा सकता है। सबसे पहला हमें मनोवैज्ञानिक तौर पे कारण ढूंढने होंगे कि बच्चे नशे की दिशा में जाते क्यों हैं। तो जब वो कारण हमें मिलने शुरू हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे हम रोक सकते हैं और कहाँ तक रोक सकते हैं। और जब एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो ड्रग पैडलर्स हैं वो बच्चों को मिल जाते हैं, पुलिस वालों को क्यों नहीं मिलते? अभी मिस्टर कोतवाल भी हमारे साथ हैं। इसका जवाब अगर वो दे दें कि ड्रग पैडलर्स अगर बच्चों को मिल जाते हैं तो वो पुलिस को क्यों नहीं मिलते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के, उनको वो टॉफ़ीज़ मिल जाती हैं, छोटी छोटी पाउच मिल जाती हैं चीज़ों की, वो चीज़ें हमारी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नशे का सोसाइटी में फैलते चले जाना। तो इस तरीके से यदि हम एक एक चीज़ को पकड़ के चलें और एक दिशा में पूरे बल के साथ काम करें तो मुझे लगता है कि हम नशा मुक्त भारत जल्दी बना सकते हैं। सबसे पहला कदम सरकार को उठाना होगा, बजाय हम लीपापोती करें, हम उस कारण को खत्म। बिल्कुल, सरकार कोशिश लगातार ये कोशिश कर रही है और रणनीति भी इसको लेकर बनाई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई भी ऋचा जी लगातार हम देख रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब लूंगी मैं सर से, उसके पहले मोहित जी का रुख करूंगी क्योंकि युवा ही क्यों ज़्यादा इससे प्रेरित हो रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं?
मेंटल लेवल पर, उस पर भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो अभी समझ में आता है आज की जनरेशन के साथ, वो ये माना जा रहा है कि डिप्रेशन है, प्रेशर है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स का है। मुख्य कारण क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज उठाया है। युवाओं में जो नशे है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से समस्या है। खासतौर पे युवाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, पीयर प्रेशर ज्यादा होते हैं उनके ऊपर, कुछ स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इन सब के कारण नशे की कहीं ना कहीं शुरुआत में होता है कि बस मैं एक बार ट्राई करूंगा, आज ले रहा हूं, बस आज की बात। बट धीरे 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 वो ब्रेन में चेंजेस लाना शुरू करता है, और जो इंसान वो बच्चा होता है वो धीरे धीरे डिपेंडेंस की तरफ बढ़ जाता है। युवा अवस्था में क्या होता है, ब्रेन बहुत इमेच्योर लेवल पे होता है, डिसीजन मेकिंग में इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन लेने वाला जो ब्रेन का हिस्सा होता है अभी पूरी तरह व्यस्त नहीं हुआ होता, इमेच्योर होता है। इसलिए रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन की जो संभावना होती है बच्चों के अंदर ज्यादा होती है। बच्चा स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन हुआ है, लोनलीनेस हो रही है, इसमें भी सब्सटेंस लेने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ ये कहना वो नहीं कि स्ट्रेस हुआ तो नशे का शिकार हो जाएगा, नहीं। उसका एनवायरनमेंट कैसा है, पर्सनैलिटी उस बच्चे की कैसी है, फैमिली फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नशा जो है वो सिर्फ परिवार अक्सर उसको देर से मदद लेता है कि जब तक बहुत सीरियस कंडीशन ना हो। लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अगर बच्चा की पढ़ाई में दिक्कत आने लगी है, कोई उसकी नौकरी प्रभावित होने लगी है, उसके व्यवहार में बदलाव हो गया है, वो बच्चा घर से पैसे गायब कर रहा है, नींद में, उसके इमोशंस में आप बदलाव देखते हैं, कोई उसमें स्मेल देखते हैं, आंखें चढ़ी हुई रहती हैं, तो इसको सिर्फ बुरी संगत का कहकर नजरअंदाज ना करें। इसमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ डांटना या शर्मिंदा कर देना बच्चे को कि है तो ऐसा ही है ना, ये सही नहीं। बातचीत खुली होनी चाहिए, जजमेंट के बिना होनी चाहिए, और सब्सटेंस यूज अगर शुरू हो गया है तो साइकियाट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे को नशे से दूर रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें उसे कुछ ऑल्टरनेटिव भी देने हैं, जैसे गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स में जाना, उसके लिए कोई मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हेल्दी सोशल रिलेशनशिप बने, काउंसलिंग मिले, उसको मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिले। तो प्रिवेंशन जितनी जल्दी शुरू होगी उतना बेहतर हमारा परिणाम उसमें रहता है। लेकिन सर, अभी सोशल मीडिया के आने के बाद, हर हाथ में मोबाइल होने के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि सोशल एक्टिविटीज ज्यादा हो सकती है। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मोबाइल भी अपने आप में एडिक्शन है। दो सब्सटेंस जो हमें दिखता है वो तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, शराब हो, ओपियम है, कैनाबिस है, ये आज का नशा नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन अब उसमें बदलाव ये आ गया कि उसमें केमिकली वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जैसे हेरोइन हो गया है, चीजें हो गई हैं, वो है। बट आज की डेट का जो नया नशा है वो फोन है, वो भी उसी तरह ब्रेन पे एक्ट करता है। उसकी रील्स, उसकी लाइक्स, उसमें जो अट्रैक्शंस होती हैं वो उतनी ही स्ट्रांग होती है जैसे कि किसी नशे में। तो बच्चे को जो 1 साल पे, 2 साल पे फोन पकड़ा दिया जाता है कि हाँ बच्चा खाना खा लेता है, पैक को लेके चुप हो जाता है, वहां पर भी पेरेंट्स के साथ में हमें उनको जागरूक करना जरूरी है कि इतना इजी रास्ता मत अपनाएं, क्योंकि बच्चे को देता तो परिवार ही है कि फोन ले लो। बाद में वो उतना जिद्दी हो जाता है कि परिवार लेके आता है कि बच्चा तो मोबाइल छोड़ता है, लेकिन दिया किसने? खुद तो खरीदने नहीं गया था बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्या तो हर स्तर पे है, और हर स्तर पे सॉल्यूशन करेंगे तभी ये जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। कोतवाल जी का रुख करूंगी मैं, क्योंकि केंद्र सरकार तो अभियान चला ही रही है, और हम देख रहे हैं कि राज्यवार भी हर एक राज्य की सरकार भी, चाहे गोवा की प्रमोद सावंत सरकार हो, उन्होंने भी नशा मुक्ति को लेकर अभियान शुरू किया है युवाओं को लेकर। और एक बात जो बड़ी तस्करी को लेकर सामने आती है, सप्लाई चेन को लेकर सामने आती है कि जागरूकता अभियान एक जगह है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि इस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, कानूनी रूप से कितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर देखिए, ऐसा है कि एनडीपीएस एक्ट जो 1985 में बना था उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, और जेएंडके पुलिस ने बहुत सारी कार्रवाइयां भी की हैं। अभी मैडम कह रहे थे कि
पुलिस वालों को ड्रग पेडलर्स नहीं दिखते हैं। तो मैं मैम को बताऊं कि फंडामेंटली ड्रग एडिक्शन 3-4 किस्म की है यहाँ पे। एक तो बेसिक जो सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग होगी, उसके बाद आपका एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपका एक ड्रग है पॉपी स्ट्रॉ बुकी जिसको बोलते हैं। तीसरी जो है आपकी नॉर्मल जैसे आपके इंजेक्टेबल्स हो गए जिसको हम प्रेस्क्राइब ड्रग्स बोलते हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, कप सिरप्स, और उस तरह का एक एडिक्शन पाया जाता है जो रीसेंट टाइम्स में पिछले 5 से 10 सालों में बहुत ज्यादा नोटिस में आई है। दैट इज हीरोइन, ओपिएट्स जिनको हम बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन। वो फंडामेंटली आप अगर आपने नाम सुना होगा तो गोल्डन क्रिसेंट में पाई जाती है। वर्ल्ड की 90 to 95% जो हीरोइन है वो गोल्डन क्रिसेंट जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के एक्सेस में पाई जाती है। मैं एक यूएन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो ये ओपिएट्स की और हेरोइन की जो कल्टीवेशन है वो पिछले कई सालों में बढ़ी है, ना कि कंट्रोल हुई है। और चूंकि जेएंडके इज क्लोजर टू पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, तो आपके बहुत सारे एलओसी और आईबी के एरियाज से भी ये यहाँ ड्रग जो है डेलिबरेटली पुश की जाती है आपके यूथ और यंगस्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पंजाब में बहुत बड़ा बुरा हाल है अगर आप इसको स्टडी करते हैं। फंडामेंटली क्या होता है कि जो लोग 1 ग्राम ऑफ ए हीरोइन ड्रग विल कॉस्ट यू 5 to 7 to 10,000। ये बहुत कॉस्टली है, एट टाइम्स इट इज एज गुड एज ए गोल्ड। तो ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू ड्रग पेडलिंग आल्सो। और जो बहुत सारे यहाँ पे, जैसे मैं एसएसपी कठुआ रहा हूँ 2 साल, वहां पे हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा जो पंजाब से ड्रग लेके जेएंडके में एंटर करते हैं। इवन फीमेल्स आर इन्वॉल्व इनटू इट। आपका जहां पे कोई एरिया ऑफ रेजिडेंस है, आप मान लीजिए एक गांव में, एक मोहल्ले में, एक एरिया में लोगों को पता होता है कि किसका बच्चा कहाँ कैसे किसका क्या है। आपका सिविलियन सोसाइटी, सिविलियन कम्युनिटी, ये लोग आगे नहीं आते हैं। पुलिस जेएंडके में ऑलरेडी दे आर ओवरस्ट्रेच्ड विद द एंटी टेरर एक्टिविटीज, लॉ एंड ऑर्डर, वीवीआईपी ड्यूटीज, बीइंग ए सेंसिटिव एंड अ बॉर्डर स्टेट। मुझे लगता है कि इसमें कम्युनिटी की पूरी कलेक्टिव जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं आपको बताता हूं कि हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में वंस इन अ वीक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए थे बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे जब इस ड्रग एडिक्शन में जाते हैं, हमने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को रिहैब करने की कोशिश की है। दे कम एंड दे से कि सर एक स्टेज आती है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव इट, क्योंकि आपने शायद कई ड्रग एडिक्ट्स का विड्रॉल सिम्टम्स नहीं देखे हैं। इट इज, यू विल फील लाइक एज इफ ही इज गोइंग टू डाई राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी प्रॉब्लमैटिक एरिया है जिसमें सिविल सोसाइटी, एनजीओज, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, हर एक जगह के कम्युनिटी के लोग जब कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे आके इसको नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है कि पुलिस कैन ओनली कंट्रोल दिस ड्रग peddling and addiction up to 60, 65, 70%. But there will always be gaps जो फिल जो करते हैं वो सोसाइटी ही करेगी। Coming to the point के ड्रग पेडलिंग जो है ये कैसे होती है, as I said, drug addict gets converted into drug peddling also। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो बच्चे जिनके घर ब्रोकन फैमिलीज हैं, डाइवोर्स हुए हैं, इग्नोर्ड चिल्ड्रन है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं पे भी थ्रू आउट द कंट्री कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी गवर्नमेंट या किसी बड़े स्कूल्स में देखें, आपको स्कूल टाइम पे बच्चे आउट ऑफ द स्कूल मिलेंगे। आई हैव कन्फ्रंटेड मेनी चिल्ड्रन कि आप बच्चा जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, कि आप यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं, हमारा आज क्लास नहीं है। दे आर आउट ऑफ द कैंपस। मुझे लगता है कि स्कूल्स को, कॉलेजेस को और प्रोफेशनल कॉलेजेस को अपने बच्चों को अपने कैंपसेस में रखना है और वहां पे एक अवेयरनेस कैंपेन ऑन देयर ओन दे हैव टू स्टार्ट। जैसे अगर आप अब्रॉड में देखेंगे कि बच्चों को लॉ पे एजुकेशन दी जाती है, ट्रैफिक रूल्स पे दी जाती है, सेम वे वी हैव टू गिव बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, द डे ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि ये ड्रग एडिक्शन क्या है। अगर आपके यहाँ पे हीरोइन और ये डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन और ये चिट्टा अगर आ रहा है, ये कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, इसके पीछे क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। बहुत सारे बच्चों की इसमें ओवरडोज से डेथ्स भी नोटिस की गई हैं। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि सोसाइटी के सभी लोगों को एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे आके आपको काम करना पड़ेगा। इसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। लोगों को, अगर आप मानेंगे कि 0 to 5 ग्राम्स की अगर हीरोइन कहीं से मिलती है, वो स्मॉल क्वांटिटी में आती है।
अगर आपको 5 ग्राम से 250 ग्राम का नार्कोटिक्स अगर आप रिकवर करते, दैट कम्स अंडर द इंटरमीडिएट क्वांटिटी. इफ इट इज मोर देन 250 ग्राम्स, इट कम्स अंडर कमर्शियल क्वांटिटी. कमर्शियल क्वांटिटी में लोगों को बेल नहीं मिलती है, लेकिन इंटरमीडिएट क्वांटिटी में और स्मॉल क्वांटिटी में लोगों को तुरंत बेल मिल जाती है. Here comes the judicial part of it. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे वो करना है. जहां तक रहा कि इसको कंट्रोल करने के फंडामेंटली 3 स्टेप्स मुझे समझ में आते हैं. एक तो आप पेरेंट्स लेवल पे अवेयरनेस जनरेट करें, स्कूल्स में करें, कॉलेजेस में करें, जहां पे बच्चों का जो मेजर ड्रग एडिक्शंस का जो ग्रुप पाया जाता है, दैट इज अराउंड अबाउट 15, 16 टू 35, 36. दिस इज द कोर मेजॉरिटी जहां पे आपको ड्रग एडिक्ट्स और पेडलर्स मिलेंगे. दूसरा, आपको एनडीपीएस और पिनेटिव एक्शन जो है पुलिस को लेना है. मुझे लगता है कि जे.एंड.के पुलिस इज बीइंग डूइंग एक्सीलेंट जॉब. एज एक आपके स्पीकर इन्होंने कहा रजौरी से कि वी आर गिविंग आवर बेस्ट ऑन एंटी ड्रग फ्रंट. थर्डली, रिहैब भी करना. कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गलती से किसी कारण से इसमें चले गए हैं. यू कैन नॉट पुट देम इनटू क्रिमिनलिटी ऑफ एनडीपीएस. आपको उनको सेग्रीगेट करके रिहैब करना है और कोशिश. The unfortunate part in terms of the heroin and the opiate addiction is कि इसका रिहैब करने के बाद भी रिलैप्स का जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है. 20 से 25% ही लोग परमानेंटली इससे निकल जाते हैं. आपने शायद एक फेमस इंटरव्यू सुना होगा फिल्म एक्टर संजय दत्त का, कि उन्होंने कहा कि इसमें दोबारा रिलैप्स के चांसेस बहुत हैं. तो एक रेगुलर फैमिली फॉलोअप, सोसाइटी का फॉलोअप, आपके फ्रेंड्स का, आपकी कम्युनिटी का बहुत जरूरी है अगर हमने अपने बच्चों को कंप्लीटली इससे बाहर लाना है. प्रॉब्लम्स तो हमारे सामने है, अभी हमें सॉल्यूशन पे तेजी से काम करना होगा. लियाकत जी के पास लौटना चाहूंगी मैं. जिस तरह से लगातार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल में प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोग्राम्स है, ये जो अभियान है, युवाओं को या बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना है, बहुत पहले से और बहुत स्ट्रिक्टली शुरू हो जाना चाहिए था? जी मैम, आपने दुरुस्त कहा कि बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. आज भी जो प्रोग्राम जिस तरीके से सरकारी लेवल पे शुरू किया, सोसाइटी में, घर में, हर जगह बात चलती थी नशे के ऊपर, हर घर में बात चलती है तकरीबन, लेकिन उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो थोड़ा सा जानकारी और वो इक्विपमेंट जो लेना लाजमी है. हमें यहाँ पे डराया जाता था, नहीं ड्रग्स मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप इस चीज में नहीं जाओ. पिछले 15 साल हो गए हैं कि मुझे किसी ड्रग्स ने मारा नहीं है. वो देख के भाग जाते हैं, लेकिन कभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे पूछे कि आप ये हमारे खिलाफ क्यों. अभी ये मूवमेंट चली, इसमें भी किसी ने नहीं पूछा. हालांकि मेरे गांव के अंदर 5 नोटिस लगे हैं गल गिराने को, उससे ड्रग्स जरूर खत्म हुई है, लेकिन कोई आके सामने बोला नहीं है. पेरेंट्स डरते हैं कि नहीं बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. पेरेंट्स को जो है गाइड करना, बच्चों में अवेयरनेस इसका स्कूलों में बहुत ज्यादा चल रही है, कॉलेजेस में भी चल रही है. मुझे लगता है क्योंकि ये सोशल मीडिया इस पे भी चल रही है, चर्चा बहुत ज्यादा. जैसे सर ने कहा कि जुडिशरी, हमें सबसे ज्यादा डर लगता है जब एक ड्रग्स को मेरे पास शिकायत आती है, मैं उसको रेफर करता हूँ नेक्स्ट पुलिस में. पुलिस वाले एकदम एक्शन करते हैं, उसको उठा लेते हैं, ले जाते हैं. लेकिन 4 दिन या 10 दिन के बाद वो बंदा वापस आता है तो फिर हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है. और जिस बंदे ने मुझे उसकी लोकेशन दी होती है वो कहता है सर ये क्या हुआ, ये तो वापस आ गए, ये तो अब हमें ये करेंगे. थोड़ा सा जुडिशरी में ये जो है, जैसे एसएसपी सर ने कहा कि इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है, ताकि ये खासकर जो हमारे वुकला हजरात होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, ये कभी इसका केस लें ही ना. ऐसे नशाखोर को लेना ही नहीं चाहिए. और अगर ये ऐसा हो जाए कि एक एडिक्ट कम से कम जो है, या ये पैडलर एडिक्ट को चलो वापस रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाए, लेकिन पैडलर जो है जिससे पास से पकड़ाई जा रही है, वो कम से कम 5 साल के लिए अंदर हो जाए, 10 साल के लिए अंदर हो जाए, जितने भी सोर्स हैं उसके कट ऑफ हो जाए, जो चेन उनका था वो ब्रेक ऐसे हो सकता है, क्योंकि उसको कम से कम 10 साल के लिए रखा जाए. क्योंकि ऐसा ला हम बना सकते हैं. सोसाइटी हम पहले से एक मिलिटेंसी से जूझ रहे थे, उससे निकले तो अब ड्रग्स में इसमें फंस गए, तो इसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है. दूसरा जो है, माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा नशे में चला गया, इसकी शादी करवा दो, लड़की इसको ठीक कर देगी. अब इतना इजी तो नहीं है कि एक पैडलर को, एक एडिक्ट को उसकी शादी करवा देनी. पेरेंट्स आसान सा हल ढूंढते हैं, जी बस इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगी. और ये कभी ना की जाए. ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो एडिक्ट बच्चे की जो शादी करवा देते हैं और मासूम को फंसा देते हैं, उसको पूरी जिंदगी उसकी जहन्नम बना देते हैं. बहुत से लड़कियां जो मर रही हैं, जल रही हैं, ये तलाक हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये नशे के कारण जो है. 80% यही केसेस हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा. तो इसमें हमें जो मूवमेंट है, जैसे इन्होंने कहा एसएसपी सर ने, कि गाँव में, मोहल्ले में, क्योंकि एक ही चीज है, नशाखोर के नजदीक नहीं जाओ तो नशा नहीं आएगा.
अगर नशाखोर से दूरी और जो है ये बहुत जरूरी, इसको अगर हम लेके चलें कि क्योंकि हर घर आइडेंटिफाइड है इस वक्त, किस घर के अंदर नशाखोर है और कौन किसका बेटा नशे में है। हम अपने बच्चों को कहें कि अगर इनके घर के पास मिले या इस इलाके में मिले तो समझो तुम भी उस कैटेगरी में पाए जाओगे, और कानूनी और सोशल जो उसके साथ बाइकाट होता है या हम घर में जो उसका इलाज कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, ऐसे यंगर, वो उसके साथ करना चाहिए। और ऐसे घर, ऐसे जो तस्कर हैं उनके नजदीक अपने बच्चों को ना जाने दिया जाए, ये भी एक अवेयरनेस है। और खासकर गाँव, क्योंकि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है, जो शहर में बच्चे जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी जो ड्रग्स पेडलर का माफिया बैठा होता है, वो जो पढ़ने के लिए जाते हैं उन बच्चों को फंसा लेते हैं। और नशा ऐसी चीज नहीं है कि हर किसी की जरूरत है, नशा कभी जरूरत नहीं बनती। नशा क्या होता है कि चलते चलते बैठे दोस्ती यारी में नशा ले लिया, फिर तीसरे दिन क्या होता है, ये आप इसके जिस्म को अपना मरीज बना लेती है। वो जाग नहीं पाएगा, वो बैठ नहीं, वो बात ही नहीं कर पाएगा, वो स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ देगा। और ऑफिस, सरकारी लोग भी हमारे साथ ही हैं, जो लोग ऐसे हैं दफ्तर नहीं जाए, हर जगह से गायब पाए जाएंगे। और जब ये बच्चे स्कूलों से, कॉलेज से, अपने काम से गायब पाए जाए तो समझो किसी न किसी उसमें इन्वॉल्वमेंट में है। दूसरा, चोरियां शुरू हो जाएंगी गाँव में, मोहल्ले में। तो इसलिए हमें ये करना है कि कम से कम जो ये 4-5 जो जर्नल चीजें हैं इन पे काम करें, पेरेंट्स भी करें। जरूरी नहीं है कि एक, क्योंकि इसको चार तरफ से घेरना है नशे को। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है माँ बाप, क्योंकि एक माँ बाप है, उसका एक बेटा है, उसको संभालना बहुत ईजी है। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पूरे इलाके को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और फिर भी जो पुलिस करती है एक्शन में, कहता हूँ ये जो पीछे 50 दिन में नशाखोर और नशा की कमर तोड़ के रखी है जम्मू कश्मीर के अंदर, मेरे इलाके, मेरे गांव के पूरे, हम आप आगे पीछे काम तो करते हैं, लेकिन गांव में जो लोग डर गए हैं वो कहते हैं बस या बच्चे से दूर हो जाओ या इससे दूर, हमारा घर गया, हमारा सब कुछ गया, जो इन्होंने इस लत में पड़े। और ये खौफ और ये चीज होनी भी जरूरी है कि जिसका आदमी इसमें पाया जाएगा। क्योंकि आजकल पेरेंट्स ने क्या कर लिया था, बच्चे फ्री हैं, नशा बेच के उधर से पैसे ला रहे हैं, क्योंकि कुछ लेते, कुछ एडिक्ट नहीं होते हैं लेकिन पैसा जरूर कमाते हैं। वो घर बना रहे हैं, माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे वो खुश हो रहे थे। लेकिन जो ये मुहिम चली, इससे भी वो जो है दूर भागना शुरू हो गए। तो ऐसे कानून का नाफिज होना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का लाना बहुत जरूरी है। और जो अगर कोई कहता है कि ये नशाखोर है, उसको अंदर ले जाया जाए, फिर उसको वापस बाहर जल्दी जल्दी ना भेजा जाए, जिससे हमारा जो मोराल अप होता रहता है। और कोशिश घर से ही शुरू होगी। ऋचा जी के पास आऊँगी मैं। जिस तरह से तमाम टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है, क्या इसका बड़ा कारण ये भी है सोसाइटी का मॉडर्न होना, जैसा कि मोहित जी ने भी कहा कि पीयर प्रेशर भी है, आपने भी वो कारण बताया कि आज जो जनरेशन में चेंज हुआ है, जो जेन जी और जेन अल्फा की हम बात कर रहे हैं, उनमें प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन होना भी इसका बड़ा कारण समझ में आता है? मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम पार्टीज़ में जाते हैं, हम क्लब्स में जाते हैं, हम डिस्कोज़ में जाते हैं, तो वो कोई हल नहीं है। हम लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, आज के बच्चे सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन उन्हें जाके नशे में मिल रही है, लेकिन वो कुछ क्षणों की है, कुछ घंटों की है। और सुबह उन बच्चों का क्या हाल होता है, वो जो एंटी ड्रिंकिंग और इन सब तरह की ड्रग्स होती हैं या काढ़े बना बना के सुबह पी रहे होते हैं, तो उससे क्या ही होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे इस अभियान के स्टेप्स हैं, वो हम विड्रॉल सिम्टम्स को दिखाते हुए इन बच्चों को जागरूक करें, रिवर्स तरीके से अगर हम चलें, और साथ में फैमिली और पेरेंट्स को भी दिखाएं। जैसा अभी लियाकत जी ने बोला कि बच्चों के पेरेंट्स जिनके पास पैसे आ रहे हैं ड्रग्स बेच के, वो भी खुश हैं और उन्होंने उस चीज़ को रोका है। तो इसी तरह के कदम, साथ में साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक कदम अगर हम साथ में उठाते हैं, कारण ढूंढते हैं, पेरेंट्स को जागरूक करते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि सोशल मीडिया पर भी सेंसर लगना चाहिए कि हमारे देश में क्या सोशल मीडिया दिखाया जाएगा और क्या नहीं। और उसके साथ साथ जैसे बहुत सारे देशों ने एक सोशल मीडिया की बच्चों के ऊपर से भी एक एज लिमिट सेट कर दी है, तो वो एज लिमिट हमारे भारत में भी सेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बाकी देशों के मुकाबले में युवा शक्ति सबसे ज़्यादा है, युवा सबसे ज़्यादा है। तो अगर उन्हें, देखिए, ये दूसरे देशों की साजिश हमेशा रहेगी कि हमारे देश के युवा को ख़राब करें, क्योंकि अब जो वॉर होनी है वो डिजिटल या साइकोलॉजिकल वॉर्स आएंगी, ग्राउंड पे वॉर्स नहीं होंगी। कुरुक्षेत्र जो बनेंगे वो डिजिटली बनेंगे या साइकोलॉजिकल बनेंगे। तो साइकोलॉजिकल अगर हमारे देश के युवा को कमज़ोर कर दिया जाएगा तो वॉर जीतना, बैटल जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें जब कमर कसनी है तो सबसे पहला कदम सरकार उठाए कि हम नशा नहीं बनाएंगे। दूसरा कदम, जो दूसरे नशे बच जाते हैं, उसके लिए पेरेंट्स की जागरूकता,
मनोवैज्ञानिक तौर से और रिवर्स तरीके से यदि हम चलेंगे कि विड्रॉल सिम्टम हम जब बच्चों को दिखाएंगे, बाकायदा स्क्रीन्स लगा के दिखाई जाएं कि ये विड्रॉल सिम्टम्स है, बेटा तुम इस हालत तक पहुंच सकते हो, ये नशा, और तुम आज ये नशा कर रहे हो, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारी हालत क्या होती है, वही एक एडिक्शन है। बार बार तुम्हें नशा करने का मन करता है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे ज़्यादा, आपके ऑर्गन फेलियर्स होते हैं सबसे ज़्यादा, उसके लिए फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, रिहैब्स में जाते हैं, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आपको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कुछ समय के बाद पागलों जैसा बिहेव करने लगते हैं। आज का युवा जो है वो ये तो समझ लेगा कि ये शुरुआत है, एंड अभी नहीं समझ पाएगा, तो हमें एंड से यानी कि रिवर्स ऑर्डर में अगर हम युवा को जगाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को हम संभाल सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में रिवर्स ऑर्डर में चले कि देखो अंतिम हाल तुम्हारा ये है, आज तो तुम ये मज़ा ले रहे हो लेकिन अंत में तुम्हें ऐसी सज़ा मिलने वाली है। ड्रग पैडलर्स को भी, ड्रग एडिक्ट्स को भी, पेरेंट्स को भी, साथ में टीचर्स को भी, और सबसे बड़े कदम जैसे अभी कोतवाल साहब ने कहा कि हाँ हम उठा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय बात है कि वो उठा रहे हैं, और सख्ती से यदि कानून हमारे साथ हो जाए और न्यायिक सज़ा जो जुडिशरी है हमारी, वो हमारे कानून को और सख्त कर दे कि ड्रग लेने वाले की भी ये सज़ा है और ड्रग बेचने वाले की भी ये सज़ा है, दोनों ही नहीं बचेंगे। और इस सज़ा को क्लास 9 से बच्चों को बताया जाए, कक्षा 9 से बच्चों को बताया जाए कि ये गलत चीज़ें हैं और इनकी ये सज़ा है। उस कानून को यदि हम शिक्षा में भी पढ़ा देंगे तो भी बहुत सारे बच्चे हमारे संभल सकते हैं। तो इस तरीके सख्त कदमों की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल। चूँकि समय का अभाव है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना चाहूँगी मैं। सबसे पहले मोहित जी आप ही के पास आऊँगी, क्योंकि बात हो रही है जेनजीज की, तो प्रेशर, डिप्रेशन, ये तमाम कारण है, लेकिन कैसे जागरूक करें कि आपको इस सिचुएशन में नशे के पास नहीं जाना है, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। देखिए, बिल्कुल ये समझना जरूरी है। इतिहास में पहले माना जाता था जैसे कि चरित्र की कमजोरी है, बट अब 20वीं सदी से ये पता लग गया कि ये विल पावर की कमी नहीं है, ब्रेन, बिहेवियर और एनवायरमेंटल से जुड़ा एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में सिर्फ मॉरल फेलियर नहीं है, ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है, इसे समझना है। इसकी अप्रोच में सिर्फ ये कह देना कि नशा छोड़ दो, ये काफी नहीं है। इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कोतवाल जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, ऐसा है कि 2-3 चीजें जो जैसे ऋचा जी ने कही, लियाकत जी या मोहित जी ने कहा, कि मैं आई एग्री फुली विद देम। एक तो सोशल मीडिया की एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करनी पड़ेगी कि क्या आपके बच्चे देखें और क्या ना देखें। ये रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने एनफोर्स भी की है और कर भी रही है। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी ये देखना है। दूसरा, जितने भी लोग आपके ड्रग एडिक्शन या ड्रग पैडलिंग या इसके रिहैब में या कलेक्टिवली इन्वॉल्व हैं, 2-3 चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। एक तो स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी लेवल, रिलीजियस गैदरिंग्स में आपको वर्स्ट पार्ट दिखाना पड़ेगा ड्रग एडिक्ट्स का। जैसे मैम कह रहे थे ऋचा जी के इनके विड्रॉल सिम्टम्स, कभी अगर आप वीडियोस अगर आप देखेंगे तो इट इज हॉरिफाइड, एंड ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विल बी अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस कि ये क्या हो रहा है, ही इज गोइंग टू डाई। एक तो वो चीज दिखानी जरूरी है बच्चों को कि दिस इज द एंड एंड दिस इज द रिजल्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेस्ट, यूज और यू आर ट्राइंग टू इंडल्ज। नंबर 3, पेनेटिव एक्शंस में, एनडीपीएस में, रिहैब में आपको काम करने की जरूरत है। आपको डेडिकेटेड टीम्स भी बनानी पड़ेगी। जेएनके पुलिस ने एक एएनटीएफ, एंटी नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स का एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। उनको एसएसपी रैंक के ऑफिसर जम्मू में और कश्मीर में देखते हैं। इंटर स्टेट, इंटर बॉर्डर, अक्रॉस दी एलओसी और बहुत सारी जगहों पे ये काम भी कर रहे हैं। मल्टीपल फोर्सेस जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। जैसे आपके जम्मू के बॉर्डर में बीएसएफ है, जेएनके पुलिस है, आर्मी के डिप्लॉयमेंट से सभी लोग इससे चिंतित भी हैं और दे आर वरीड अबाउट इट, क्योंकि इसमें सभी के यंग जनरेशन की इन्वॉल्वमेंट का खतरा बन गया है। और आने वाले टाइम में अगर हम सब लोगों ने कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके खिलाफ अगर काम नहीं किया, डेफिनेटली विल हिट आवर यंग जनरेशन। क्योंकि इंडिया में अभी 30 to 35% जो है
young generation है who are under 35 years of age. We need to focus on Gen Z, Gen Alpha and even beyond that. Otherwise हमारे लिए ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होगा आगे लिए. मेरी आपके माध्यम से सारे यंगस्टर्स से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएं, आप फिजिकल एक्टिविटीज में जाएं, आप बाकी चीजों पे फोकस करें, बाकी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, तो आप नशे से और इन चीजों से दूर भी रहेंगे और हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी का जो कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है वो लेके चलें. बिल्कुल. लियाकत जी, क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर से, खास तौर पर जेन जी और जेन अल्फा की बात हो रही है? जी, मैं ये कहूंगा खासकर एक पेरेंट्स से कि पेरेंट्स शर्माएं नहीं, तब तक नहीं शर्माएं जब तक बच्चे की डेथ हो जाती है कि हमें समाज क्या कहेगा. उससे पहले ही वो जो है बच्चे की अपने बच्चे का नाम इंतजामिया को दें, पुलिस के दें. और हम किसी जनरेशन को ब्लेम कभी नहीं कर सकते. मैं कह रहा हूँ 13 साल पहले जो है जेन जी या जेन अल्फा नहीं थी, उस वक्त भी ड्रग्स थी. ये चंद लोग होते हैं जो ड्रग्स को लेके चलते हैं और उसमें गुम हो जाते हैं और वो इसको फैलाते हैं. अलबत्ता पूरी की पूरी जनरेशन इसमें कभी नहीं हो सकती. चंद लोग हैं जो पूरे माहौल को खराब करते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है. और पेरेंट्स इज द बेस्ट, उसमें मुझे लगता है वो लाइजन रखें और वो शर्माए नहीं, क्योंकि चंद दिन के अंदर उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, तब तक वेट नहीं करें. बिल्कुल. संकल्प सभी को लेना होगा, तभी इस मिशन को पूरा किया जा सकता है. आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है युवाओं को नशे से मुक्ति के लिए, क्योंकि बात विकसित भारत की है. तो सरकार कोशिश कर रही है, तो देश का नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत को विकसित बनाना है, तो नशे को ना कहना होगा और जिंदगी को हाँ कहना होगा. फिलहाल के लिए इतना ही. बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ. नमस्कार.